हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, आज आपका एक एग्जाम हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और उस एग्जाम पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी की तरफ से बिल्कुल मना है कि हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं दिखा सकते, लेकिन एक एनालिसिस ऐसा है, एक रिव्यू हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आज का जो आप इस सेट को करने वाले हैं, आपको ये आगे वाले सेट्स में, आगे आने वाले दिनों में बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। उस आधार पर इस क्लास को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो सभी साथी एक बार इस क्लास में जुड़ेंगे, और बहुत ज्यादा आपको टाइम खर्च ना करते हुए, आप जानते हैं एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट है जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए बहुत बेनिफिट इनसे आपको मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त आ जाइएगा। पहला ही क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दूंगा, कई बार मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पहला क्वेश्चन दिमाग खराब कर दे, पर ध्यान रखना आपको अटेम्प्ट ज्यादातर पूरा अटेम्प्ट करना है, मतलब ठीक है, लगभग पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश आप लोगों को करनी है। इस बात को ध्यान रखना। पता पड़ी पहला क्वेश्चन ऐसा देखा, यार समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह का, ये मैंने जानबूझ के रखा है, हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होगा कि आपका दिमाग खराब करेगा, लेकिन आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस पे से नजर मारनी है अपनी। आ जाइएगा। तो मैं इस पहले क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। इसने आपसे क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 294। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज। इसका टोटल पेरीमीटर जो है वो 294 है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे कह रहा है इसका आधार ये 144 है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं को जोड़ने पे मिलता है। तो 294 में से 144 गया तो बचा हुआ कितना, ये बचा 150, यानी ये भुजा 75, ये भुजा भी 75। समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर होंगी, साफ साफ बोला गया समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर होंगी। अगर ये 144 तो ये दोनों 75 75, ठीक है। अब इसका एरिया, तो सबसे पहले इसका परिमाप का आधा निकालो। परिमाप है 294, उसका आधा करो, तो ये 2 एकम 2, बचा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो जब इसका एरिया आप लोग निकालते हैं तो ये होता है s माइनस ए अंडर रूट में s इंटू एस माइनस बी। ए समान भुजा है, यहां ए क्या है, समान भुजा। तो s यानी कि 147 माइनस 75, और अंडर रूट के अंदर जाएगा कितना, 147, और 147 माइनस 144, ठीक है। 7 में से 5 गया, 2 बचा, 14 में से 7 गया 7, गुणा अंदर बचा 147 गुणा 3, तो कितना बना भाई 72 गुणा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 14 × 42 2 44, यानी ये 21 आएगा। तो 72 गुणा 21 इसका एरिया आपके सामने आ गया। 21 दूनी 42, 42 का 2, ठीक है। अब 2 किस किस में आ रहा है, एकमात्र इसी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, पूरा मत सॉल्व करो, एकमात्र ऑप्शन है इसमें यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया ये फॉर्मूला होता है, एस होती है जो ए कौन सी हमने ली है, समान भुजा, ये है ए, जो इक्वल साइड्स है ना ये ए है, जो अनइक्वल साइड है उसको हम बोलते हैं बी। तो उस हिसाब से आपको बस एक फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर आया था है, आपको एक फॉर्मूले में रखना है, पूरी गुणा भी नहीं करनी। जब आप इसमें देखोगे 1 दूनी 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यहां यूनिट डिजिट 2 ए की ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन ने हो सकता है आपका दिमाग खराब करो, आगे भी देखो, उस लेवल को हम मेंटेन करेंगे जो आपसे पूछा गया है, जो आपसे जाना गया है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब बोले, ऊंचाई बोले, माध्यिका बोले, लंब समद्विभाजक बोले, या कोण समद्विभाजक बोले, सब एक ही बात है। यानी हाइट जो दे रखी है वो होता है अंडर रूट 3/2 गुणा भुजा, और उसने दे रखा है ये 24√3 है। तो √3 से √3 खत्म, ए का मान यानी भुजा आ गई 24 दूनी 48। प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई है, प्रत्येक भुजा की लंबाई आप लोग बोलोगे ए का मान निकालना है सर जी, ए का मान 48, ए का मान निकालना है मेरे दोस्त, ए का मान 48। एक ये क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या है क्वेश्चन, मैं लिख दूं 15 + 2√44, 15 + 2√44। इसका अंडर रूट निकालना है आपको, इसका मान बताना है, अंडर रूट निकालना है आपको। तो आप एक बात बताओ, दो ऐसी संख्या ढूंढ लेना, दो ऐसी संख्या ढूंढ लेना जो जुड़ के 15 बनती हो और गुणा करने पे 44 बनती हो। तो मुझे दिखी 11 और 4 जोड़ने पर 15, 11 और 4 गुणा करने पे 44। ये आपको अपने पर्सनल प्रैक्टिस से ही आएंगी सारी संख्याएं। हमने दो ऐसी संख्या ढूंढ लेनी है जो जुड़ के 15 बनती हो, गुणा करके 44 बनती हो, ठीक है ना।
चलो अब आप लोग बोलोगे सर ये मिली 11 और 4, तो अंडर रूट दोनों पे चढ़ाना है और बीच में जो चिन्ह है वही लगाओ, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दो, तो रूट 11 तो 11 ही रहेगा, रूट 4 को 2 बोल सकते हैं, तो 11 अंडर रूट के अंदर प्लस का 2, 11 रूट के अंदर प्लस का 2, ये लिखा हुआ पहले ऑप्शन में। पर इसमें एक बात आपको बहुत अर्जेंट ध्यान रखनी है, यहां 2 होना कंपलसरी है, यहां 2 होना कंपलसरी है, 2 नहीं होगा तो लाना पड़ेगा ढूंढ ढांड के, यहां 2 होना मेरे दोस्त कंपलसरी है, ठीक है, यहां 2 होना कंपलसरी है इस वाले रूट के पहले, यहां पे 2 नहीं होगा तो आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा, 2 के बिना काम नहीं होगा, 2 आ जाए जैसे ही यहां तो ऐसी संख्या देखना, 2 संख्या जो जुड़ के 15 बन रही है और गुणा करके 44, ठीक है, उन्हीं के ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना, चिन्ह लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डेड बोला जा रहा है, अरे भाई मेरे रिकॉर्डेड नहीं है, आप इस बात को समझ लो, लाइव क्लास है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, लाइव क्लास है और आपको मुख्य उद्देश्य आप लोगों का अगर आगे एग्जाम है तो आपका मुख्य उद्देश्य एक प्रैक्टिस होना चाहिए। अब रिकॉर्डेड या लाइव उस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो। ये है 16 प्लस अंडर रूट में 240। अब मैंने आपको कहा कि आप अब ऐसा ढूंढने बैठ जाओ कि गुणा करके 240 बने, जुड़ के 16 बने, तो गलती हो जाएगी। 2 होना कंपलसरी है मेरे प्यारे भाई, यहां 2 जरूर लेके आना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस अंडर रूट में 4 गुणा 60। भाई इसको 240 को 4 गुणा 60 और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 16 प्लस 2 रूट 60 बन गया, 16 प्लस 2 रूट 60 बना। अंडर रूट 240 को 2 रूट 60 भी बोला जा सकता है, एक ही बात है भाई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 2 ऐसी संख्या जो जुड़ के 16 बनती हो, 10 और 6 गुणा करके बन गई 60, 10 गुणा 6, तो कुछ नहीं करना, 10 और 6 लिख दो अंडर रूट के साथ, ठीक है, ये आ गया आंसर, वर्गमूल निकल गया भाई आपका। अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 6, ये रहा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का एमआरपी उसके कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है, दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितना बट्टा दे सकता है, कितना डिस्काउंट दे सकता है जिससे कोई हानि ना हो, बताओ जरा। अब एक वस्तु का एमआरपी 20% एक्स्ट्रा कर दिया, यानी अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस माना 100 था, उसका एमआरपी 20% एक्स्ट्रा कर दिया, एमआरपी कर दिया 120। अब वो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, आप लोग देखो भाई, अगर वो 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में भी बेचे तो उसको लॉस नहीं होगा, वो बात अलग है, प्रॉफिट भी नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन लॉस नहीं होगा। तो कितना डिस्काउंट दे सकता है, 20 का, कहां पे, 120 पे, 20 का डिस्काउंट 120 पे इंटू 100%, ये इतना डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकता है। 20 से 120 6 बार और 6 का भाग 100 में करोगे तो 16.666%। कितना डिस्काउंट दे सकता है मैक्सिमम, 16 सही 2/3 इसको बोल सकते हो, या 16.66666%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वरुण और राजू एक साथ काम करते हुए किसी काम को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि वरुण अकेले उसी काम को 50 घंटे में, राजू को अकेले काम पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे, बताओ फटाफट से, इसको कितने घंटे लगेंगे। वरुण और राजू हैं, जब दोनों का एक साथ दे रखा हो और उनमें से किसी एक का एक साथ अकेला दे रखा हो, जैसे दे रखा है वरुण और राजू मिलके 40 घंटे, अकेला वरुण उसको 50 घंटे, अकेला राजू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक तो निकाल सकते हो, किस तरह से मेरे दोस्त, इनका एलसीएम लेके, या ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल राजू का निकालना है, ऊपर गुणा नीचे माइनस, 40 गुणा 50 और नीचे माइनस कर दो 50 माइनस 40, तो 40 गुणा 50 ये हो गया 2000 अपॉन में 10, यानी कि 200 आ गया, आपका आंसर आएगा 200। अकेला राजू उस काम को 200 घंटों में पूरा करके छुट्टी करेगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहन घास के एक बड़े मैदान को 10 घंटे लेता है काटने में, वह मोहन के साथ मिलकर 4 घंटे में काट सकता है, यदि मोहन अकेले काम करे तो घास काटने में कितना समय लगेगा। तो दोनों का दे सकता है, एक साथ दे रखा है और एक का अलग दे रखा है, ऊपर गुणा नीचे माइनस, ऊपर गुणा नीचे माइनस। तो मैं बात करूं मोहन अकेला कितने में काटेगा, ऊपर गुणा नीचे माइनस, 10 गुणा 4 और नीचे 10 माइनस 4, 40 भाग 6, इसको आप 2 से काटोगे 20/3 आवर्स, कितना
20/3 आवर्स। कितना? तो 20/3 ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर। अगर दो लोगों का एक साथ दे रखा है, उनमें से किसी एक का दे रखा है और दूसरे का पूछे, तो ऊपर गुणा नीचे माइनस, आपको एक छोटा सा पॉइंट है जो करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आने वाले बच्चों के शिफ्ट के लिए, जो कल एग्जाम होगा, जो परसों एग्जाम होगा, या जो आने वाले किसी भी दिन में एग्जाम होगा। ठीक है, चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर इनकी पीडीएफ तो मिलेगी ना? हाँ, शायद पीडीएफ की बात कर लेंगे, हम बता देंगे, मिल जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति के पहले किसी वस्तु को कीमत से 8% अधिक वृद्धि करता है, फिर 18% छूट की घोषणा करता है। मूल कीमत पर वास्तविक छूट कितनी हुई? ओरिजिनल कीमत पर कितनी छूट है? पहले बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है, तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। अगर ये प्लस में आया तो प्लस में, माइनस आया तो छूट हो जाएगी। 8 में से 18 गया -10, 18 अट्ठे 144 तो 1.44, -10 माइनस 1.44 माइनस 11.44। तो कितना डिस्काउंट दे दिया उसने मूल कीमत पे? भैया घाटा ही हो गया, इतना डिस्काउंट दे दिया। ओरिजिनल कीमत पे 11.44% का डिस्काउंट हो गया उसके पास। 11.44% का डिस्काउंट हो गया ओरिजिनल कीमत पे। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए, तो आपको बताना है a माइनस बी प्लस सी रेशियो a प्लस बी माइनस सी का अनुपात क्या होगा। इस रेशियो को एक बार बताओ। सर ये क्लास डेली होगी क्या? हाँ जी, आपके स्पेशल प्रैक्टिस सेट है आने वाले बच्चों के लिए, ये क्लास लगभग डेली होगी जिस दिन एग्जाम होगा। जैसे एडीक्यूटी है वो सैटरडे संडे में एग्जाम नहीं कराती जनरली, तो सैटरडे संडे हो सकता है ना हो, बाकी डेली बेसिस पे क्लास आपकी जब जब एग्जाम होगा तब तब होगी। ऐसे केसेस में मेरे दोस्त आपको ये जोड़ना होगा, ये पूरा जोड़ो पहले, लेफ्ट हैंड साइड को एक बार जोड़ो, इसको जोड़ो भाई पहले सारे को, तो a 2 बार आ जाएगा, एक बार a ये रहा, एक बार ये रहा, तो 2 बार a प्लस 2 बार b प्लस 2 बार c बराबर इसको जोड़ो, बराबर इसको जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 7 12 6 18, ये बना 18। तो मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी का मान 18, और 2 से 18 कटेगा 9 बार, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया 9। अब मैं यहां से अगर आप लोगों को बोलूं कि दोस्त a प्लस बी का मान है 5, तो a प्लस बी का मान 5 है, c का मान 4 होगा, तभी तो 9 बनेगा। c का मान पता चला। यहां से देखो b प्लस सी का मान 7 है, तो अगर 9 में से 7 b प्लस सी है तो a 2 है, तभी तो 9 होगा। ऐसे ही c प्लस a का मान है 6, तो b 3 होगा भाई, जभी तो 9 होगा। देख लो 4 2 7 4 2 6 और 3 9, तो a b c का ये मान आपको पता चला। हमें निकालना है a माइनस बी प्लस सी, इसका रेशियो निकालना है a प्लस बी माइनस सी के साथ। तो a का मान कितना है 2, माइनस b का मान 3 प्लस c का मान 4, a का मान 2 प्लस b का मान 3 माइनस c का मान 4। तो आप देखोगे 2 में से 3, 4 2 6 में से 3 गया 3, 3 2 5 में से 4 गया 1। इस सवाल का आंसर 3:1 मेरे दोस्त कितने बच्चे हैं जो दे रहे हैं इसका आंसर? 3:1 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन ये देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे, इसके बारे में एक बार मुझे बताइएगा क्वेश्चन के बारे में। एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का टोटल टाइम लग रहा है। वह पाता है कि जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। टाइम कांस्टेंट है, तो दूरी का और चाल का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। टाइम कांस्टेंट है मेरे दोस्त, टाइम कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं सर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। आप एक बात देखो, जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चलाता है, दूरी देखो 10 किलोमीटर नाव चलाता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4, तो ये जो आया 5:2 का रेशियो आया, 2 से काटा 2 पंजे 2 दूनी, ये दूरी का रेशियो, यही चाल का रेशियो होता है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो ये दोनों अनुपात क्या होते हैं? बराबर। जब दूरी कांस्टेंट होती है तो दोनों अनुपात एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टाइम और चाल का। ठीक है, अब एक बात बताओ, ds प्लस यूएस, अगर मैं नाब की चाल यानी x निकालूं और धारा की चाल y निकालूं तो बहुत ईजी है भाई। नाब की चाल होती है ds प्लस यूएस बटे 2, 5 और 2 7/2,
और धारा की चाल होती है ds माइनस, तो 5 माइनस 2 यानी 3/2, 2 से 2 खत्म, ये आया 7x, ये 3x। ठीक है, x छोड़ो, 7a 3a हो गया, ये x का मान 7a, y का मान 3a। 30 किलोमीटर में 14 घंटे का समय उसको लग रहा है, 30 किलोमीटर में 14 घंटे। तो ऐसे केसेस में वापस आने में जाने में अगर कुल समय है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 2dx/x² माइनस y², ये फॉर्मूला होता है। टाइम इज इक्वल टू 2dx, डी यानी जो दूरी उन्होंने तय करी है, 2dx/x² माइनस y²। तो कितना टाइम लगा आप देखोगे, 14 घंटे का टाइम लगा सर, 14 घंटे। 2 गुणा कितने किलोमीटर दूरी, 30। x का मान क्या है, 7a अपॉन x² यानी 7a का स्क्वायर, 7 7 49a² और माइनस 3 3 9a²। तो यहां से देखो 14 बराबर 2 गुणा 30 गुणा 7a अपॉन में कितना हो गया, 40a का स्क्वायर। तो a से a² खत्म। यहां देखो 2 से ये 20 बार, 7 से 14 बार, 7 दूनी 14, 0 से 0, तो 2 दूनी 4, ये जो a आया 2 और 2 4, a का मान आया 3, 4a का मान कितना आ गया, 3। भाई यहां से आप देखोगे 49 में से 9 गया तो 40a², तो a से a खत्म, 7 दूनी 14, 2 से इसको काटा हमने 5 बार, 2 से इसको हमने कितनी बार काटा, एक बार यहां लिख लो, 2 गुणा 30 गुणा 7a अपॉन 40a², a से a खत्म, और 7 से 2 बार, 2 से ये भी खत्म, तो 0 से 0, तो 4a का मान कितना आया, 3। 4a का मान कितना आया, 3। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 3/4। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है धारा की चाल। तो धारा की चाल ये रही 3a, यानी 3 गुणा 3/4, आप बोलोगे 9/4 आ रही है धारा की चाल। 9/4, 9/4 किलोमीटर पर आवर। केवल एक फॉर्मूला लगाना है, t यानी टोटल टाइम जो लिया है आने जाने में, t बराबर 2dx/x² माइनस y²। t बराबर 2dx/x² माइनस y²। इतना बात आपको पता है। भाई जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो दूरी और चाल का रेशियो सेम है। तो दूरी अगर 5 चली है धारा की दिशा में उतने समय में, यहां 2 चली है, तो ये चाल 5-2 हुई। तो धारा का नाम जो शांत जल में नाव की चाल होती है ds प्लस us/2, 5 प्लस 2 यानी 7/2। धारा की चाल ds माइनस us/2, 5 माइनस 2 यानी 3/2, 2 से 2 खत्म, तो 7a x का मान, y का मान 3a। इस फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर प्रॉपरली आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रखते ही आपका आंसर मेरे दोस्त आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये देखो, इस क्वेश्चन के बारे में देखो, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ का परसेंटेज बताओ। ठीक है ना, चलो लाभ का परसेंटेज बताओ। थोड़ा जूम कर दो जी, कमेंट। हाँ बहुत शानदार भैया, 20 सी ऑप्शन ज्यादातर बच्चे। देखिए लाभ का परसेंटेज जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आप लिखते हो लाभ कितना हुआ, 4, और जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो इन दोनों का डिफरेंस 24 माइनस 4 इंटू 100%। तो 4 अपॉन में बना 20 इंटू 100%। 20 से ये 5 बार, 4 पंजे 20%, तो आपका आंसर 20% आएगा, बिल्कुल सही है। ये आंसर आएगा 20%, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन ये देख लो भैया, प्रिज्म। प्रिज्म क्या कहता है आपसे, प्रिज्म का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। प्रिज्म को देखो जरा, ठीक है। प्रिज्म का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिज्म कह रहा है एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है, और यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मेरे दोस्त प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है, देखो ये आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। ये केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं भाई। प्रिज्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप बोलोगे आधार क्या है भाई, इसके आधार में है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग।
15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है इसके आधार में, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा इंटू ऊंचाई 8 है प्लस 2 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल यानी 15 का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। 15 15 अट्ठे 120 चौक 480 प्लस 15 का वर्ग 225 दूनी 450। तो आप बोलोगे कितना आ गया? 0 8 5 13 9। तो इसका जो एरिया आया संपूर्ण पृष्ठ का वो आया 930 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई किसी भी अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या कहता है जरा बताओ। इसका आंसर भी देखो, इसका आंसर भी देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन में। आप लोगों को पता चला एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8 15 17 सेंटीमीटर है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, प्रिज्म का आयतन बताओ। तो मेरे दोस्त 8 15 17 ये ट्रिपलेट है, 8 15 17 ट्रिपलेट बन रही है कि नहीं? आपको याद होगी ट्रिपलेट यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज इसके आधार में बन रहा है। इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया वो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। ठीक है, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। तो ये 480 दे रखा है। आधार का परिमाप क्या होगा? आधार का परिमाप होगा, सभी भुजाओं को जोड़ दो 8 प्लस 15 प्लस 17 और इंटू ऊंचाई हमें निकालनी है। ऊंचाई देख लो एक बार क्योंकि इसने पूछा है प्रिज्म का आयतन। तो ये 480 बराबर, जब आप देखोगे 8 7 15 5 20 की 0 हासिल 1 लगेगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 और आप बोलोगे 4। भाई 15 और 17 32, तो 0 से 0 4 से 12 बार हाइट की जो बात करूं तो वो आ गई 12। अब आपको प्रिज्म का आयतन निकालना है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये आयतन होता है किसी भी प्रिज्म का। तो इसके प्रिज्म में समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटे आधार गुणा लंब। तो ये तो कर्ण होगा, ये तो चाहिए नहीं, 8 गुणा 15 और हाइट आपने यहां 12 निकाल दी तो 2 से ये 4 बार, 15 चौका 60 और 12 छिंग 72 यानी 720। 12 छिंग 72 यानी कि 720। इसका आयतन आ जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन कितना आ जाएगा? 720 सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा समझिएगा, किसी भी प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, 1/2 आधार गुणा लंब। तो आधार 8 लंब 15, बस 17 मत लेना क्योंकि 17 सबसे बड़ी भुजा है, ये होती है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण का रोल नहीं है क्षेत्रफल निकालने में, आधार का और लंब का है। ठीक है ना, आधार और लंब का है। एक क्वेश्चन ये देखो, एक जहाज धारा के अनुकूल 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। शांत जल में जहाज की गति बताओ। बहुत बढ़िया, शांत जल में जहाज की गति बताओ मेरे दोस्त कितनी होगी? शांत जल में जहाज की गति, तो शांत जल में जहाज की चाल जो होती है, शांत जल में जहाज की चाल, शांत जल में जहाज की चाल, तैराक की चाल, आदमी की चाल, बोट की चाल, वो होती है ds प्लस यूएस बटे 2। ds होता है डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, यूएस होता है अप स्ट्रीम। अनुकूल है 17 चाल, धारा की दिशा में 17, धारा के विपरीत 13 बटे 2। 17 13 30 बटे 2 आप बोलोगे 15 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्त इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका बताओ। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्थिर जल में, ठीक है, और यदि धारा की चाल 4 है तो धारा के प्रतिकूल होता है अपोजिट डायरेक्शन, 63 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा? धारा के प्रतिकूल जाने में नाव को कितना समय लगेगा ये बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। बहुत शानदार भाई। एक बात देखो, धारा के प्रतिकूल चाल
प्रतिकूल चाल क्या होती है, ये होती है यूएस यानी कि अप स्ट्रीम, और इसको जब हम यूज करते हैं तो ये होती है एक्स माइनस वाई यानी शांत जल में नाभ की चाल और माइनस धारा की चाल। तो ये बनेगी 9 किलोमीटर पर आवर। 9 की स्पीड से 63 किलोमीटर जाना है, समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये लगेगा मेरे दोस्त 7 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये लगेगा 7 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल, 13 में से 4 गया, 9 की स्पीड से 63 किलोमीटर 7 घंटे में खत्म। बताओ फटाफट से एक और क्वेश्चन। यदि 12 पाठ्य पुस्तकें बेचकर एक विक्रेता 4 पाठ्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, अभी एकदम ऐसा क्वेश्चन किया था, अभी हाल फिलहाल में आपने ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्वेश्चन आपने किया था, लाभ का परसेंटेज, अगर लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ 4 पाठ्य पुस्तकों के 4 के बराबर लाभ है, अपॉन में अगर लाभ है तो इन दोनों को घटाओ, 12 माइनस 4 इंटू 100%, तो 4 अपॉन में 8 इंटू 100%, 4 से 2 बार 2 से 100 को काटोगे 50% इस सवाल का आंसर। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट है भाई, 50% का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है मेरे दोस्त, 50% का प्रॉफिट। ऐसा एक क्वेश्चन आपने अभी किया ही है वैसे तो। अगला देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ये देख लो भाई, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन देख लो, 1 मिनट देखना जी, ऊपर करो थोड़ा सा, यहाँ बस, ठीक है। चलो भाई फटाफट इस सवाल को देखो। एक कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा करता है। ए 1/3 भाग 7 दिनों में करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 3 सत्ते 21 दिनों में। ऐसा ही बी जो है 2/7 भाग 10 दिन में, 10 दिन में। 2 से 5 बार बी करेगा 35 दिन में पूरा। बी कितने दिन में करेगा, 35 दिन में। आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर बताओ। अगर दोनों का अलग अलग दे रखा है तो ऊपर गुणा नीचे प्लस, अगर दोनों का एक साथ देके एक का अलग देके दूसरे का पूछे तो ऊपर गुणा नीचे माइनस, वैसे ऊपर गुणा नीचे प्लस। तो 21 गुणा 35 क्या करोगे, 21 गुणा 35 अपॉन में इन दोनों को जोड़ो, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 21 पंजे 105 भाग 8, इतने दिन लगेंगे भाई। तो 8 से काटो, 8 से काटा, 8 एकम 8 बचा दो, 8 तिया 24, 1/8, 13 सही 1/8 दिन लगेंगे भैया। कितने, 13 सही 1/8 दिन। 13 कंप्लीट 1/8 डे। अगर दोनों लोग एक साथ मिलके काम करेंगे तो 13 सही 1/8 दिन इसमें आपको लगेंगे। एक और क्वेश्चन, एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण के बराबर है। चलो जी, आयत के विकर्ण के बराबर है, ठीक है। चलो अब बाद में कह रहा है गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। तो सबसे पहले r निकालो। देखिए कोई आयत है जिसकी भुजा लंबाई 3 है और लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, और इसके विकर्ण के बराबर एक अर्धगोले का व्यास है। तो ये 3 ये 4, जब इसका विकर्ण निकालोगे ट्रिपलेट से तो ये आ जाएगा 5। विकर्ण कितना, 5। तो ये अर्धगोले का व्यास है। अर्धगोले का व्यास कितना हो गया, हेमिस्फेयर का अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास हो गया 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, आप बोलोगे सर 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धगोले की अगर आपको त्रिज्या पता चल गई, रेडियस पता चल गई आपको, तो अर्धगोले का क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। बस ये फॉर्मूला है। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया 3πr²। पाई छेड़ना मत, ऑप्शन में पाई एज इट इज लिखा हुआ है 3π। आर का मान 5/2 इंटू 5/2 स्क्वायर है। 5 पंजे 25 दिया 75/4π, 75/4π इस सवाल का आंसर। 75π/4 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलो बहुत शानदार, क्लियर है, इस सवाल को आप कर सकते हैं आराम से। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार सामान्यतः 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा बेसन का लड्डू आकार में गोलाकार है बनाता है। बेसन के इस बड़े लड्डू से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बेसन के लड्डू बनाए जा सकते हैं, ये बात बताओ। संख्या बतानी है आपको, क्या बतानी है, संख्या। बहुत बढ़िया। यहां आप देखोगे
दुकानदार सामान्यतः 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या का बड़ा बेसन का लड्डू, तो संख्या क्या होगा, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। तो अब दोनों की आकृति समान है, तो हालांकि मैं पूरा लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई ये तो कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यू से कट जाएंगी। बड़े वाले लड्डू का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे 9 गुणा 9 गुणा 9, और छोटे वाले लड्डू की त्रिज्या 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप जब इसको काटोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27। कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं भाई, आप बोलोगे 27 लड्डू बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे 27 लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, इनको आप लोगों ने करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा। आगे आने वाली शिफ्टों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं आगे आने वाली शिफ्टों में, इनको एक बार जरूर सभी लोग करिएगा। बाकी कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट और एक नए अप्रोचेस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।